तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, कल जो हमारी क्लास हुई थी तो उस क्लास में जो हमने प्रॉब्लम की थी और कुछ आपको होमवर्क भी दिया था, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ने वो होमवर्क जो है कंप्लीट कर लिया होगा। मैंने दो प्रॉब्लम्स आपको होमवर्क में दी थी। तो देखिए, कल जो हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट जो है आपका जो चैप्टर था, उसकी कुछ प्रॉब्लम की थी। तो आज एक और प्रॉब्लम है जो काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है और जो है एग्जाम में काफ़ी आती है, और ये है जो आपकी जो कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम जो एक्सरसाइज जो आपकी है वो जो एक्सरसाइज नंबर 1 है उसकी है प्रॉब्लम नंबर 8। कल हमने 1 से 4 तक तो मैंने कराई थी, 5 6 आपको होमवर्क दिया था। अब 7 8 भी सेम ही है, आप खुद से कर सकते हैं। उसके बाद जो है ये जो एक अलग तरह की प्रॉब्लम है, इसे हमें सोल्व करना है। t प्लस एस प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो देखिए, इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं और इसके बाद कुछ आपको होमवर्क बताते हैं, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं इसी चैप्टर की। तो सबसे पहले अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने आपको ये लिख दिया है कि p इज इक्वल टू होता है डेल z अपॉन डेल एक्स, q इज इक्वल टू होता है डेल z अपॉन डेल वाई, r इज इक्वल टू होता है डेल z अपॉन डेल एक्स डेल वाई, s इज इक्वल टू होता है डेल टू z अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और t इज इक्वल टू होता है डेल टू z अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ओके, तो अभी सबसे पहले जो है ना, हम इस चीज को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो हमें ये मालूम होता है पी क्यू आर एस टी की वैल्यू, तो हम वो वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो टी की वैल्यू होती है डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और एस जो हमारा होता है डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और क्यू होता है हमारा डेल जेड अपॉन डेल वाई और इज इक्वल टू 0। तो देखिए, अभी हम इसे यहां से ना थोड़ा ब्रेक करके लिखेंगे। जो हमारे सेकंड ऑर्डर के जो ये जो हैं वेरिएबल, हम थोड़ा ब्रेक करके लिखते हैं। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि डेल अपॉन डेल वाई और इनटू डेल जेड अपॉन डेल वाई, और यहाँ पे इसे ऐसे लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल वाई को यहाँ पे पहले लिख लिया, और डेल जेड अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वाई हमारे पास यहाँ पर है ही। तो देखिए, जैसा कि अब आप सब देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है डेल जेड अपॉन डेल वाई हमारा क्या हो गया, क्यू होता है, और डेल जेड अपॉन डेल एक्स हमारा जो है पी होता है। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, डेल जेड अपॉन डेल वाई की जगह जो है हम क्यू यहाँ पर रख देंगे। तो ये हो जाएगा डेल क्यू अपॉन डेल वाई, और डेल जेड अपॉन डेल एक्स की जगह हम रख देंगे पी, तो हो जाएगा डेल पी अपॉन डेल वाई, और ये हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल वाई ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो आप इसमें अभी देख पा रहे होंगे कि सारे के सारे जो ये हैं वो सारे y के रेस्पेक्ट में हैं। तो जो है इसका जो पार्शियल डिफरेंशियल है y के रेस्पेक्ट में है, तो हम यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू y। तो अभी हम यहां पर करते हैं इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू y। जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो ओनली q हो जाएगा, यहां पर ये p हो जाएगा, ये z, और एक फंक्शन लिख देते हैं हम fx। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिए, यहां तक ये बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो सेकंड ऑर्डर के जो हैं इन दोनों को यहाँ पर रख लेते हैं। तो p प्लस क्यू और z को हम उधर की साइड ले जाते हैं, वो हो जाएगा fx माइनस z। ठीक है, अभी आप एक बार दोबारा से देख लीजिए। हमने t और s और q की वैल्यू रखी, इन्हें थोड़ा ब्रेक करके लिखा, और ब्रेक करने के बाद हमारे पास जो ये तीनों हैं y के रेस्पेक्ट में पार्शियल जो आपके डिफरेंशियल आ गए। फिर हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया विद रेस्पेक्ट ऑफ y। तो हमारे पास ये है, p और q को एक तरफ रखा और z को हम दूसरी तरफ ले गए। इसके बाद देखिए, आपको इसे देखकर कुछ याद आ रहा होगा। जी हाँ, ये हम जो आपकी लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन है ये वही है। तो उसके हिसाब से जो है ना, आपने पढ़ा होगा ना लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन।
तो अब यहां पर हम उसकी हेल्प से करते हैं। तो आप जानते हो कि p के अपॉन में आ जाएगा 1, क्योंकि यहां पर कुछ है ही नहीं, और q के अपॉन में आ जाएगा 1, और यहां पर जो है आपका ये जो dz है, सॉरी, और डेल p, सॉरी डेल p नहीं dp, ये इसमें डेल p और d में बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो थोड़ा ध्यान से रखना आप इसका, ठीक है। तो dx अपॉन 1, dy अपॉन 1, और यहां पर dz अपॉन हो जाएगा, ये फंक्शन है हमारा fx माइनस z, ठीक है। तो देखिए हमारे यहां से आते हैं ये 3 पार्ट, ठीक, जो आपकी लैग्रेंज जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है आपकी, ठीक। तो हम यहां पर पहले ले लेते हैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट को। अगर हम लेते हैं तो यहां लिखते हैं हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, जब हम इन्हें साथ में लेते हैं तो हो जाएगा dx इज इक्वल टू dy, क्योंकि अपॉन में 1 कोई वैल्यू नहीं, ठीक। अब इंटीग्रल कर दिया तो ये हो जाएगा x y और प्लस सपोज कीजिए कोई कांस्टेंट ले लेते हैं a, इसके साथ ही हम क्या करते हैं y को इधर ले आते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू a, फर्स्ट मानकर हम इसे अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। अभी हमारा एक तरह से आधा क्वेश्चन हो चुका है, फिर हम लेते हैं फर्स्ट और थर्ड को। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट है हमारा dx और ये है dz अपॉन fx माइनस z, ओके। तो इसे थोड़ा सा क्या करते हैं, x को हम इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा dz अपॉन dx, और ये यहाँ पे जो बटे में है जो कहते हैं जो, तो इधर आ जाएगा ये fx माइनस z, माइनस z को उधर ले गए तो प्लस का हो गया, तो लास्ट में आपकी जो सिचुएशन है ये बन जाती है dz अपॉन dx प्लस z और इज इक्वल टू fx, ठीक। अब एक बात बताइए, ये फिर से क्या आपकी जो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन जो पहले सोल्व की हुई है उसी की तरह ये अब आपके आ गई है उसी फॉर्म में। तो वो फॉर्म क्या होती है आपकी dz अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ठीक। और इसका सॉल्यूशन आपका क्या होता है, z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q dx प्लस कोई फंक्शन 1x समथिंग कुछ भी लिख दीजिए जी, ठीक है। अब क्या प्रॉब्लम है, अभी देखिए अभी हम इन दोनों का अगर हम जो कंपेयर करते हैं, इन दोनों को कंपेयर करने पर हम देखते हैं y इजिकल टू तो आ जाता है आपका 1 और q इजिकल टू आ जाता है fx, ओके। लेकिन अब हम इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर और निकाल लेते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए क्या आएगा, e की पावर अंडर रूट y इंटू dx होता है, तो y की जगह हम यहां पर क्या रख देंगे 1 dx, तो आपका आ जाएगा e की पावर x, कोई प्रॉब्लम। अब जब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है तो अब हम इसके जो सॉल्यूशन जो है आपके जो सॉल्यूशन की इक्वेशन है इसमें हम इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका, अभी जगह बची है, z इज इक्वल टू z इंटू आई एफ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e की पावर x, और इसके बाद है इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर है फंक्शन fx और dx, और आप इसमें जो है ना फंक्शन ले सकते हो कुछ भी। तो मैं यहां पर सपोज कर लिए b ले लेता हूं, ठीक है, ये कांस्टेंट जो है। और इसके बाद अब इसे थोड़ा सा अगर हम सोल्व करें तो यहां पर क्या होता है, आप इसे चाहें तो इस फंक्शन को आप कुछ मान भी सकते हैं, ओके। तो इस फंक्शन को जो कुछ भी मान लीजिए कि ये समथिंग है आपका 5x और प्लस b।
अब जो b जो हमारा कांस्टेंट है, तो सपोज कीजिए कि अब हमने कांस्टेंट ऐसे ही यहाँ पर पहले निकाला था a फर्स्ट से, या तो हमारा सॉल्यूशन यही हो जाएगा, या ये हमारा जो सॉल्यूशन है आप देख सकते हैं कि अगर हम इस b की जगह ये सेम a वाली कोई वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ऐसे भी कई बार कर दिया जाता है, तो ये हो जाएगा 5x और प्लस कोई फंक्शन हो गया आपका साइन, जो b की जगह हम साई x माइनस वाई रख देते हैं, ठीक है। और ये किस बेस पे करते हैं, क्योंकि ये जो कांस्टेंट है a है, तो ये डायरेक्ट अब हम यहाँ पर x माइनस वाई नहीं रख सकते हैं, तो b की जगह हम कोई फंक्शन x माइनस वाई के रेस्पेक्ट में रख देते हैं। तो देखिए एक बार इसे दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले जो आपकी जो प्रॉब्लम है वो है t प्लस एस प्लस क्यू इक्वल टू 0। हमने यहाँ पर सबसे पहले t, s और q की वैल्यू रखी, फिर हमने इसे क्या है ब्रेक कर लिया है। ब्रेक करके लिखने के बाद में ना यहाँ पर dz अपॉन dy की जगह यहाँ पर q रख दिया, यहाँ पर dz अपॉन dx की जगह हमने यहाँ पर p रख दिया, और dz अपॉन dy सेम रहा। फिर हमने इसे क्या किया, y के रेस्पेक्ट में हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, तो ये हो गया q प्लस p प्लस z इज इक्वल टू fx। इसके बाद क्या होता है, देखिए ये z को उधर ले गए, तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू fx माइनस z। अब ये क्या हो जाती है, इसे हम लिख देते हैं लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो आप यहां पर हम लिख देते हैं लैग्रेंज, ओके यहां पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं यहां पर लिख देता हूं इसके बाद में इक्वेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा, उससे हम कर लेंगे dx अपॉन dy, क्योंकि यहाँ पर 1 p के जो रेस्पेक्ट में जो और q के लिए हो जाएगा dy अपॉन 1, और यहाँ पर जो ये लास्ट में इसके लिए हो जाएगा dz अपॉन fx माइनस z। ये सपोज कीजिए, ये मान लेते हैं कि ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। हमने जब फर्स्ट और सेकंड को साथ में लिया तो dx अपॉन dy इंटीग्रल किया, तो x इज इक्वल टू हो गया y प्लस a, y को उधर लिया है x माइनस वाई इज इक्वल टू a, ठीक। एक तो हमारा ये हो गया। फिर हमने फर्स्ट और थर्ड को साथ में लिया, इन दोनों के साथ में लेने के बाद में हमने इसे सोल्व किया और हमारी ये सिचुएशन आ गई। और इस सिचुएशन को आने के बाद में हमने देखा कि ये जो हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो हमने यहाँ पर p और q को कंपेयर किया। p और q की वैल्यू हमारी जो आ गई है यहाँ पे सॉरी y की वैल्यू 1 आ गई और q की वैल्यू भी आ गई। फिर हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद में हमने इसके जो सॉल्यूशन वाली जो फॉर्मूला होता है, इसमें हमने जो वैल्यू रख दी है। वैल्यू रखने के बाद में आपका ये बचा था, इसकी जगह हमने इसकी जगह पे एक नया फंक्शन रख देते हैं। और ये जो हमारा कांस्टेंट बचा हुआ है, ये हम जो पिछले सॉल्यूशन के थ्रू अगर चाहें, या तो सॉल्यूशन आपका यहीं पे एंड हो जाता है, या चाहें तो इसे x माइनस वाई के रेस्पेक्ट में एक नया फंक्शन ऐड कर सकते हैं। तो देखिए ये एक बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है, एग्जाम में काफी आती है, तो थोड़ा इसे आप ध्यान से कीजिए। और इसे करने के बाद में मैं आपको एक होमवर्क के लिए एक ही सेम टाइप की एक इक्वेशन मैं आपको दे रहा हूं, तो आप उसे होमवर्क के तौर पे कर लाना और फिर कल कमेंट करके बताना कि आपसे वो इस तरीके से वो जो है आपकी इक्वेशन सोल्व हुई है या नहीं हुई है। तो मैं आपको होमवर्क लिखता हूं, और ये जो है वो होगी p प्लस r प्लस s इज इक्वल टू 1। ये आपका होमवर्क है, इसे आपको सोल्व करना है। देखिए हमारी जो है इस चैप्टर की जो है हमारी जो एक्सरसाइज जो नंबर 1 थी वो खत्म हो गई है। इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसी जो चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक आप पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। तो स्टूडेंट अब हम आते हैं अपने एक अगले टॉपिक पर, और ये जो टॉपिक है हमारा, एक मिनट वीडियो चल रहा है, ओके। तो हमारा जो अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, ठीक। तो सबसे पहले हम इनका क्लासिफिकेशन करने के लिए क्या है, बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं इसमें। तो सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं क्या होता है।
let us consider the equation of second order in two independent variable x and y। और ये मान लेते हैं कि ये इक्वेशन जो है क्या है, a d2u del टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस सी डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू प्लस फंक्शन एफ एक्स वाई यू डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई। देखिए ये u है और ये y है, ठीक है। थोड़ा हैंडराइटिंग पर इतना ध्यान नहीं, बट जो चीजें क्लियर नहीं हो रही है ना मैं दोबारा बता देता हूं। वेयर a इज ए पॉजिटिव, a हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। देखो अगर a नेगेटिव हुआ तो जो हमारी आगे सिचुएशन है उसके हिसाब से वो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी, तो a हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। और हियर क्या है, फाई जो होगा फिर a डेल्टा वन स्क्वायर प्लस b डेल्टा वन डेल्टा टू और प्लस c डेल्टा टू स्क्वायर होगा। यानी कि इसे हम डेल्टा वन मान लेते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स को इसका स्क्वायर कर देते हैं और ये अलग दोनों से हैं साथ में है। और जैसे कि डेल यू अपॉन डेल वाई इसे डेल्टा टू मान लेते हैं और दोनों साथ में हैं तो डेल्टा वन डेल्टा टू हो जाएंगे, ठीक है। द इक्वेशन वन इज, ये यहां पर मेन चीज है, एलिप्टिक होगी इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर जीरो से छोटा होगा। जीरो से छोटा मतलब अगर नेगेटिव आया आपका तो आपकी ये एलिप्टिक होगी और हाइपरबोलिक होगी इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बड़ा होगा जीरो से। यानी कि अगर प्लस में आता है तो आपका ये हाइपरबोलिक होगी। पैराबोलिक होगी इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर जीरो आता है तो आपका क्या होगा, ये पैराबोलिक होगी। इसके बाद हम एक एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। मैं आपको एक मिनट एक बुक इसमें से बुक में से एक एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है आपका डेल टू यू डेल टी स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल टी प्लस डेल टू यू डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसे क्या है, इज इक्वल टू, एक मिनट हो गया, चलिए एग्जाम्पल बाद में करते हैं। इसमें एग्जाम्पल कोई ठीक सा दिखाई नहीं दे रहा है। तो अभी इसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज पर, और एक्सरसाइज से थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो जाएगा। तब तक आप इसे भी एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ठीक है स्टूडेंट, अब जो है ना, जो अभी हमने जो टॉपिक समझा है उसकी अभी हम दो प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, ठीक है। पहली प्रॉब्लम जो है आपकी, और इस प्रॉब्लम में क्या करना है, क्लासिफाई द फॉलोइंग इक्वेशन। इसे फॉलोइंग जो इक्वेशन है इन्हें क्लासिफाई करना है कि एलिप्टिक है, हाइपरबोलिक है या पैराबोलिक है। तो देखा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू, डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू और डेल टू यू अपॉन डेल टू जेड टू इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए हमें इसमें करना क्या है, सबसे पहले तो हमें ए बी सी जो है कोफिशिएंट जो है वो पता करने हैं। देखिए यहाँ पे सिंपल है, हमारे पास जो इक्वेशन है जैसे होती है ए डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू और डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू, यहाँ पे बी होता है तो ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू वन और सी इज इक्वल टू वन। तो यहाँ पर हम करेंगे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी फाइंड करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा वन स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी, यानी कि माइनस थ्री, जो कि छोटा है जीरो से। देखिए अगर जीरो से छोटा होता है तो ये एलिप्टिक होता है, ठीक है। तो अभी हम इसे कर देते हैं तो ये होगा हमारा एलिप्टिक, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड प्रॉब्लम पे आते हैं। ये है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू। तो देखिए इसमें चार हैं एक्स वाई जेड और टी। तो हम यहां पर एक्स और टी के रेस्पेक्ट में इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू। तो इसे हम ए मान लेते हैं, तो इसका जो कांस्टेंट होगा वो वन होगा। और बी क्या है यहाँ पर, क्या है, क्योंकि एक्स और टी का कोई फंक्शन साथ में नहीं है तो वो जीरो होगा। और सी हमारा यहां पर होगा वन अपॉन सी स्क्वायर।
और यहाँ पे हम दोबारा से बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 4 इंटू ए इंटू 1/c², तो ये हमारा आ जाएगा -4/c²। अब यहाँ पर क्या है, वैसे तो देखिए माइनस है, अगर c की वैल्यू आती है हम प्लस में रखते हैं 1 2 3, तो ये वैल्यू माइनस में आएगी, लेकिन अगर c की वैल्यू ही माइनस में होगी तो ये क्या होगा, इसकी वैल्यू प्लस में आ जाएगी। तो मेरे हिसाब से क्या है, ये जो है इसकी जो वैल्यू है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, और अगर ऐसा है तो ये यहां पर होगा हमारा हाइपरबोलिक। ओके, और ये होगा एलिप्टिक। इसी तरह से हम जो इसकी जो तीसरी प्रॉब्लम है वो आप खुद सोल्व कर लेना होमवर्क के तौर पर। तो हम यहां पर इसे प्रॉब्लम को लिखते हैं, ये है आपकी del 2u अपॉन del x2 प्लस del 2u अपॉन del y2 प्लस del 2u अपॉन del z2 और इजिकल टू है 1/c² और del u अपॉन del t। देखिए वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो फर्स्ट प्रॉब्लम थी इसे लाप्लास इक्वेशन भी कहते हैं, और जो आपकी जो सेकंड इक्वेशन थी इसे वेव इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक। और इसी तरह से जो आपकी थर्ड जो प्रॉब्लम है इसे हीट इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो देखिए आज के लिए इतना ही काफी है। इसके बाद देखिए कई बार क्या है ना, क्वेश्चन में ऑपरेटर निकालना होता है, फाइंड वेयर द फॉलोइंग ऑपरेटर इज हाइपरबोलिक, पैराबोलिक और एलिप्टिक। तो उसमें क्या होगा, आपको केवल एक पूरी इक्वेशन नहीं दी होगी और उसमें केवल आपको एबीसी से फाइंड करके आपको केवल पता कर लेना है कि ये जो ऑपरेटर है, देखिए ऑपरेटर में क्या होगा, बस आपके वहां पे इक्वेशन में बराबर 0 होता है, वहां पे बराबर 0 नहीं दिया हुआ होगा। तो जैसे मैं आपको एक प्रॉब्लम करा देता हूं ऑपरेटर की जिसमें अगर क्वेश्चन में इक्वेशन की जगह पे ऑपरेटर अगर लिखा हुआ आ जाता है, तो देखिए अभी कर देते हैं, टाइम थोड़ा सा कम बचा हुआ है। जैसे कि फाइंड वेयर द फॉलोइंग ऑपरेटर इज हाइपरबोलिक, पैराबोलिक और एलिप्टिक। और जैसे आपकी क्वेश्चन नंबर 2 की फर्स्ट है, ये हो जाएगा del 2u और del t2 प्लस t del 2u और del x del t प्लस x del 2u अपॉन del x², ठीक है। इसे ऑपरेटर बोल दिया इन्होंने। और यहां पर सबसे पहले हम एबीसी निकाल देते हैं, और एबीसी निकालने के बाद में उसे देखिए चेक करते हैं कि वो 0 से बड़ा है या छोटा है, उसी अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा। तो देखिए इसमें आंसर जैसे कि है कुछ कंडीशन के साथ आएगा। तो हम यहां पर देखते हैं ए, इसका कोफिशिएंट क्या होगा 1, आपका जो बी क्या होगा t, और आपका c क्या होगा x। तो हम यहां पर फाइंड करते हैं b² माइनस 4ac, और b की जगह रखेंगे हम t² माइनस 4, a की जगह 1 और c की जगह x, तो ये हो गया t² माइनस 4x, यानी हमारी जो है ये वैल्यू ये आ गई। अब देखिए इसमें कुछ सिचुएशंस होती हैं, जैसे कि अब हम इसमें बताना है कि हाइपरबोलिक है हमारा जो है, पैराबोलिक है या एलिप्टिक है। तो सबसे पहले हम सिचुएशन लेते हैं हाइपरबोलिक की। इसे हम लिख लेते हैं कि फॉर हाइपरबोलिक के लिए ये क्या है हमारा जो है, जैसे हम जानते हैं कि छोटा होना चाहिए, ठीक है। जो आपकी जो ये b² माइनस जो 4ac आया है हमारा, ये सॉरी हाइपरबोलिक के लिए बड़ा होना चाहिए 0 से, ठीक। 0 से बड़ा होना चाहिए, 4x उधर जाएगा, यानी कि t² अगर बड़ा होगा आपका 4x से तो आपका ये क्या होगा, हाइपरबोलिक होगा। इसके बाद सेम चेक करते हैं, अगर देखिए t² माइनस 4x, आप इसे एक बार ऐसे कर लीजिए कि t² माइनस 4x इफ हाइपरबोलिक, तो t² माइनस 4x बड़ा होगा 0 से, 4x को उधर लेगा तो t² यानी बड़ा होगा 4x से। इफ हाइपरबोलिक के बाद क्या पूछा है, पैराबोलिक या एलिप्टिक। तो यहां पर हम देखते हैं एलिप्टिक के लिए कर लेते हैं।
एलिप्टिक। एलिप्टिक में क्या होता है, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो हमने निकाला है ये छोटा होना चाहिए 0 से, तो माइनस का 4x उधर चला जाएगा तो टी स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4x से छोटा होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद अगर हम चेक करते हैं पैराबोलिक के लिए, इफ पैराबोलिक, तो ये जो टी स्क्वायर माइनस 4x है, यानी कि जो हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला था, ये इक्वल होना चाहिए 0 के, 4x उधर गया, यानी कि टी स्क्वायर दिखाई दे रहा है इज इक्वल टू 4x, यानी कि इस कंडीशन में पैराबोलिक होगा, इस कंडीशन में एलिप्टिक होगा और इस कंडीशन में ये हाइपरबोलिक होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें सिंपल सा है, कुछ नहीं है, आपको क्या है केवल इक्वेशन में देख के ना एबीसी निकाल लेने हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको निकालना है। अगर देखिए वो जो है आपका बड़ा है 0 से तो वो हाइपरबोलिक होगा, छोटा है 0 से तो वो एलिप्टिक होगा, और जो अगर वो इक्वल है 0 से तो वो पैराबोलिक होगा। तो आज की देखिए क्लास में इतना ही है, और इसके बाद हम चलेंगे कल जो आपका अगला टॉपिक है कैनोनिकल फॉर्म्स, उसकी क्लास के लिए आप तैयार रहिए यहाँ पे। और इसकी अगर कोई एक दो प्रॉब्लम मुझे लगेगा कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो कल की क्लास में हम करा देंगे, और आप जो है ना अपनी रेगुलर क्लासेस लेते रहिए, और जो है ना जो आपको होमवर्क दिया जाता है, जैसे कुछ क्वेश्चन मैंने दिए थे पहले, कल भी और आज भी, आप उन्हें प्लीज सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे सोल्व होते हैं या नहीं होते हैं तो उसके बारे में आप कमेंट में लिखिए कि आपसे सोल्व हुआ है। अगर सोल्व हो गए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो उन प्रॉब्लम्स को भी मैं यहाँ पर कराने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए देखिए इतना ही काफ़ी है, चलिए चलते हैं, और आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, और साथ ही आप अगले टॉपिक के लिए थोड़ा बहुत अगर आप अपनी बुक्स से, जो टेक्स्ट बुक से थोड़ा पढ़ के आते हैं तो आपको और ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, तो ट्राई कीजिएगा और जो होमवर्क है उसे करते रहिएगा।